नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मंगलवार को दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि वह इंफाल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं अगरतला में वह महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और 2 अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मीडिया में चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अपनी कथित टिप्पणियों को लेकर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी का काफी ज्यादा आदर करते हैं। दरअसल आज सुबह से मीडिया में उनके हवाले से ऐसी खबरें चल रही थी जिसको लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता विपक्ष के निशाने पर थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के लखनऊ में सोमवार को जन विश्वास यात्रा का समापन किया और विश्वास जताया कि बीजेपी एक बार फिर से यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने कहा कि फर्क साफ है कि 2017 के पहले अखिलेश यादव का कुशासन था, अब योगी का सुशासन है। यही कारण है कि हम जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री के दौरे की तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुट गया है। रूट मैप तैयार करने के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। आगामी 6 जनवरी को बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग निर्माण के लिए अब 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग करेगा। इस तकनीक से निर्माण की गति लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ ही 63 किलोमीटर लंबा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इस तकनीकी से बनने वाला पहला प्रोजेक्ट होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को 4,200 करोड़ रुपए के इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेरते रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर से उन्हें निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने नए साल के मौके पर गलवान में चीनी झंडा फहराए जाने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 8 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। वे कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी, रुद्रपुर और अल्मोड़ा में रैली कर सकती हैं। इसके लिए पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही रैली का स्थान तय कर दिया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया हुआ है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने कहा कि केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के पैरोकार बन गए हैं और उन्होंने वाम मोर्चा सरकार को शर्मनाक स्थितियों से बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने कहा कि सतीशन मुख्यमंत्री के मुखपत्र में बदल गए हैं और बिना मतलब के काम कर रहे हैं। शरद पवार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि विपक्ष का नेतृत्व करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष के नेतृत्व से आशय हमेशा ही प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी से ही होता है। असल में शरद पवार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी नेताओं का भरोसा जीतने की है, ताकि किसी एक को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले मैदान में उतार सकें।
आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कहा कि मेरा पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सवाल है कि जब 20 दिसंबर को विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज हुए 10 से 12 दिन हो गए हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। केंद्रीय शहरी विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यूपी के सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम तियरा में 2 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने पहले दीप प्रज्वलन और खेल ध्वजारोहण करने के बाद धनुष चलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में जन विश्वास यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, योगी सरकार ने कई नए मेडिकल कॉलेज खोले, वहीं अखिलेश सरकार ने इलाज की कभी सुविधा नहीं दी थी। सपा सरकार में 18,000 लोगों के मकान सिर्फ स्वीकृत हुए, दिए नहीं, और हमने 43 लाख परिवारों को मकान, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय दिया। बिहार बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति की सोमवार को पटना के रविंद्र भवन में बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जब तक नए लोग दल से नहीं जुड़ेंगे, पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। एक ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने को लेकर मचे बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश की मिली-जुली संस्कृति के खिलाफ कोई भी साइबर आपराधिक सांप्रदायिक साजिश कामयाब नहीं होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनकी सांप्रदायिक साजिश का जल्द भंडाफोड़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने के अखिलेश यादव के वादे पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि गुंडा राज फ्री देने वाले अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लाल टोपी वालों को इस बार भी जोर का झटका लगने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान ने सपा सरकार के दौर में गुंडा राज का आरोप लगाया। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर पुलिस को आज दिन में इनपुट मिला कि शालीमार बाग में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सलीम पारे, जो 2016 से एक्टिव है, और उसका विदेशी आतंकवादी घूम रहे हैं। श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें सलीम पारे मारा गया। सर्च ऑपरेशन में हथियार और गोला बारूद सहित कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। 15 से 18 साल के जिन बच्चों को वैक्सीन देनी है, उनका वैक्सीनेशन स्कूल के माध्यम से वैक्सीन सेंटर पर होगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 572 नए मामले सामने आए हैं। 34 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 2261 है। अब तक कुल 16,87,930 रिकवरी हुई है। कल प्रदेश में 1,47,851 सैंपल की जाँच की गई थी। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड प्रबंधन को लेकर कहा कि देश में ओमिक्रॉन के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, बिहार में भी मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। मामले अचानक आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने सारी व्यवस्था की हुई है। लोगों के इलाज की पूरी तैयारी है। दवाई, ऑक्सीजन, हर तरह की तैयारी बिहार सरकार ने की हुई है।
15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आरएमएल अस्पताल का दौरा कर वैक्सीन की डोज लेने वाले बच्चों के साथ मुलाकात की। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आरएमएल अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और बच्चों से इस दौरान बातचीत की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि जब से ओमिक्रॉन आया है तब से दिल्ली में 10 से 15 दिनों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में काफी मामूली से लक्षण हैं, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। पिछले 2 दिन में 84% मामले ओमिक्रॉन के थे। अब जो मामले सामने आ रहे हैं वह ओमिक्रॉन के मामले हैं। दिल्ली में बहुत कम लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। दिल्ली में अभी स्थिति ठीक है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आज तक जहां शराब की दुकानें नहीं खुली थी, वहां अरविंद केजरीवाल ने दुकानें खुलवा दी हैं। बीजेपी शराब नीति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया। ये वही केजरीवाल हैं जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने की बात करते थे, लेकिन अब दारू के ठेके बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार से शुरू हुए बच्चों के टीकाकरण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 15 से 18 साल के लगभग 10 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। हमारा लक्ष्य 12 लाख का था। लगभग 8,923 सेंटर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 50,400 कर्मचारियों ने भाग लिया। हमने AEFI के लिए 530 मोबाइल एम्बुलेंस भी रखी हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि योगी आदित्यनाथ ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में एक विजन के तौर पर बढ़ाया और उसी के कारण इस साल का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश अकेला 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करेगा। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक हर महीने का निर्यात अब तक का सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ की रायपुर कोर्ट ने कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। रायपुर कोर्ट ने जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने कानून के तहत ही कालीचरण की गिरफ्तारी की है। यूपी के देवरिया जनपद के बरियारपुर इंटर कॉलेज में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान केशव मौर्य विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान मौर्य ने कहा, बीजेपी सरकार में गन्ना किसानों का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान किया गया है। बंद चीनी मिलों को चलाने के साथ साथ नई चीनी मिल लगवाने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार पहले 4 घंटे बिजली आती थी और अब 22 से 24 घंटे बिजली मिलती है। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सिकंदराबाद पुलिस गौकशी और महिला अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वहीं ये भी आरोप लगाया कि शहर में जिस्म फरोशी का धंधा खुलेआम चल रहा है, लेकिन पुलिस इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित बास्केटबॉल स्पर्धा की प्रेस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश और देश में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर चर्चा की। इस मौके पर उनका कहना था, बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लेकर मिशन की तरह काम कर रही है, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से बयानबाजी कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। यूपी के अयोध्या धाम में साहब ओम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकी घाट अयोध्या में आदर्श संस्कृत विद्यालय शिक्षा समिति के तत्वावधान में संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। बैठक में पंडित कृष्ण मोहन शुक्ला के नेतृत्व में संस्कृत शिक्षकों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास से चर्चा की और अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के ग्राम गोट में गंदे नाली के पानी की वजह से किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। सैकड़ों किसानों की फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। किसान अपनी समस्या को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं। किसान चाहते हैं कि नाला बन जाए जिससे उनकी फसल का नुकसान ना हो सके और जो फसलें नष्ट हुई हैं उस पर किसानों को मुआवजा मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब से मंगलवार को मोरिंडा के दौरे पर जाएंगे सीएम चन्नी। ये बड़ी खबर, मोरिंडा की अनाज मंडी में सीएम चन्नी के द्वारा बड़ा ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 53,000 श्रमिकों को बड़ा तोहफा सीएम चन्नी देंगे। मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट कर खुद इस बारे में जानकारी साझा की है। मंगलवार को एक और बड़े मुद्दे का हल होगा। लगातार पंजाब वासियों को सीएम चन्नी तोहफा दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मोरिंडा के दौरे पर जाएंगे सीएम चन्नी। बताया जा रहा है कि मोरिंडा की अनाज मंडी में बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया जाएगा। 53,000 श्रमिकों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम चन्नी। मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। मंगलवार को एक और बड़े मुद्दे का हल किया जाएगा, ऐसी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। लगातार पंजाब वासियों को तोहफा दे रही हैं और एक के बाद एक समस्याओं का हल किया जा रहा है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये ट्वीट खुद सीएम चन्नी के द्वारा किया गया है। मंगलवार को मोरिंडा दौरे की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा की। साथ ही उन्होंने बताया है कि 53,000 श्रमिकों को बड़ा तोहफा उनके द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी साझा की है। मंगलवार को एक और बड़े मुद्दे का हल होगा। लगातार पंजाब वासियों को सीएम चन्नी तोहफा दे रहे हैं। कई समस्याएं, कई मुद्दे ऐसे रहे जिनका हल खुद सीएम चन्नी ने किया है। इसी कड़ी में 53,000 श्रमिकों को भी बड़ा तोहफा मंगलवार को मिलेगा। पंजाब से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंगलवार को मोरिंडा के दौरे पर जाएंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। बड़े मुद्दे का हल होगा। लगातार पंजाब वासियों के बाद एक बार फिर से एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। देश में 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भी सभी सेंटर्स पर भारी संख्या में बच्चे पहुंचे और वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वहीं हापुड़ के पीपीसी अस्पताल का निरीक्षण करने सीएमओ रेखा शर्मा भी पहुंची और वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा के करनाल में कोविड वैक्सीनेशन का चौथा और बेहद अहम चरण शुरू हुआ। इस चरण में 15 से 18 आयु वर्गों के किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में बच्चे टीका लगवाने पहुंचे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के गहराते खतरे के बीच किशोरों का सोमवार से टीकाकरण शुरू हो गया है। सबसे पहले 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के वैक्सीन सेंटर्स पर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। बच्चों के साथ साथ परिजनों में भी जोश देखा गया और बच्चे बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे। यूपी के गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अंतर्गत शहर के समस्त वार्डों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन गाड़ियों को स्वच्छता के लिए शहर हित में रवाना किया गया। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर की उपस्थिति में 100 गाड़ियों को वार्ड में रवाना किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित वसुंधरा जोन के पार्षदों और गाजियाबाद नगर निगम अधिकारियों ने सफेद रंग के गुब्बारों को छोड़कर स्वच्छता का संदेश दिया। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के बैनर तले वृंदावन में धर्माचार्य साधु संतों की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में न्यायालय की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में मौजूद साधु संतों ने निर्णय किया है कि चुनाव को देखते हुए फिलहाल कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं किया जाएगा और न्यायालय की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सहमति बनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से अलर्ट जारी है। 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थानों के साथ सामान्य बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की एंट्री रोकने का आदेश है। सरकार के आदेशों का जिले में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जब हमारी टीम ने अंबाला छावनी बस अड्डे का दौरा किया तो पाया गेट पर सभी आदेशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन बाकी 2 गेट पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं दिखाई दी।
हरियाणा के अंबाला में विभिन्न जगहों पर हो रहे अवैध निर्माण को कैंट नगर परिषद अधिकारियों ने हटा दिया। इसी दौरान अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों के बीच थोड़ी झड़प भी हुई, लेकिन परिषद सचिव की अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में किसी को भी दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी देने के साथ साथ उनके अवैध निर्माणों को भी हटा दिया गया। हरियाणा के रोहतक में सांपला के मुख्य बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर सांपला नगर पालिका में बाजार के सभी रेहड़ी वालों को बुलवाया गया और चेतावनी दी, अगर बाजार के अंदर और मेन चौक पर किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण किया गया तो उनको जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन निक्का ने बताया कि नगर पालिका में बाजार के सभी रेहड़ी वालों को इकट्ठा कर उनको निश्चित स्थान दिया गया और हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण न करें। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में अपने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की गई है, जिसमें मलोट से डॉक्टर बलजीत कौर को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। 2 दिन पहले ही पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा और पंजाब प्रधान भगवंत मान के नेतृत्व में डॉक्टर बलजीत कौर आप पार्टी में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर बलजीत कौर फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद प्रोफेसर साधु सिंह की बेटी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब में माहौल गर्म है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के उत्थान और क्षेत्र की शांति के लिए मलौद से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरप्रीत सिंह ने 10वीं पटशाही का दौरा किया और श्री चरण छो गुरुद्वारा थेरी साहब में अखंड पाठ का भोग लगाया गया और पूजा अर्चना की गई। भारतीय रेलवे ने तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकटों और डायनामिक किराए के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई की है। एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। रेलवे ने 2020-21 के दौरान तत्काल टिकट शुल्क से 403 करोड़ रुपए, प्रीमियम तत्काल टिकटों से अतिरिक्त 119 करोड़ रुपए और डायनामिक किराए से 511 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि कोरोना महामारी के कारण रेलवे का अधिकांश संचालन इस दौरान ज्यादातर समय के लिए निलंबित रहा। एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने यह जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश में बेरोजगारी फिर से बढ़ने लगी है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में बेरोजगारी दर 7.9% रही, जो नवंबर के मुकाबले ज्यादा है। CMIE के अनुसार अगस्त 2021 के बाद यह बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.3% पर पहुंच गई है। नवंबर में ये 8.2% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर भी दिसंबर में बढ़कर 7.3 पर पहुंच गई। शेयर बाजार में साल के पहले कारोबारी दिन में अच्छी खासी तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 929 पॉइंट्स पर बढ़कर 59,183 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 271 अंक बढ़कर 17,625 पर रहा। इससे पहले शुक्रवार को यानी साल के अंतिम दिन भी बाजार बढ़त के साथ ही बंद हुआ था। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भी गिरावट देखने को मिली। ये शाम 4 बजे गिरावट के साथ काफी कम कारोबार कर रही थी। इस दौरान इसकी कीमत में 11,843 रुपए की गिरावट आई है। हालांकि इथेरियम, टेदर, कार्डानो और USD कॉइन सहित कई क्रिप्टो करेंसी में सोमवार को तेजी देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती और नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहे RBL बैंक को साल की शुरुआत में एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल पिछले दिसंबर तिमाही बैंक में कुल डिपॉजिट में 2.58% की गिरावट दर्ज की गई है। 31 दिसंबर तक बैंक की कुल जमा राशि 73,637 करोड़ रुपए पर आ गई। 31 दिसंबर तक RBL बैंक का चालू खाता और बचत खाता जमा 25,316 करोड़ रुपए था, जिसमें तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिली। अब बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स अल्लू अर्जुन के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन लगता है अल्लू अर्जुन अभी बॉलीवुड में कदम नहीं रखेंगे। अभिनेता ने कहा कि मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला है, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। मैं हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। इसके अलावा अभिनेता ने बताया कि वह हिंदी फिल्मों में उस स्क्रिप्ट का चुनाव करेंगे जिसमें उन्हें किसी अभिनेता के सहायक की भूमिका नहीं निभानी होगी।
बीते कई समय से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में रहने वाली साउथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभिनेत्री ने नए साल के पहले ही दिन फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी साझा की थी। दरअसल एक्ट्रेस के पति गौतम किशलू ने जानकारी दी कि उनकी पत्नी और अभिनेत्री काजल जल्द ही मां बनने वाली है। अभिनेत्री इस साल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली है। हाल ही में 2 जनवरी को अभिनेता विक्की कौशल पर फिल्म की शूटिंग के दौरान गाड़ी पर गलत नंबर प्लेट लगाने का आरोप लगाते हुए इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद इंदौर पुलिस ने जांच शुरू की थी। अब विक्की कौशल को इंदौर पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। देश दुनिया के साथ ही मनोरंजन जगत में भी कोरोना तेजी से सबको अपनी चपेट में ले रहा है। इसी क्रम में अब बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण की चपेट में आने के बाद दोनों को इलाज के लिए लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे मुंबई एयरपोर्ट पर एक्टर ईशान खट्टर के साथ स्पॉट हुई। दोनों को एक साथ देखकर फिर से उनके रिलेशनशिप की अफवाहें जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अनन्या पांडे सिंगल नहीं है। गौरतलब है कि ईशान खट्टर और अनन्या पांडे हाल ही में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने राजस्थान के रणथंभौर गए थे, जहां से दोनों ही वापस लौट आए हैं। अनन्या पांडे ने रणथंभौर से कई तस्वीरें शेयर की थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।